एससीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। CAA यानी नागरिक संशोधन अधिनियम, इसको अमल करके नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा कर दिया। कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने तथा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड से शुरू कर देने, वहां पे अमल कर देने के बाद एक और मुद्दा था CAA, जिसको उन्होंने इस कानून को लागू कर दिया और अब इन्हीं के साथ वो चुनाव मैदान में उतरेगी। और इसमें जितना भी विरोध चाहे विपक्षी दल करेंगे या चाहे मुस्लिम संगठन करेंगे, देश में ध्रुवीकरण तेज होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 दिसंबर 2019 को ये CAA जो बिल था वो लोकसभा से पारित कराया था। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है वो 3 स्तर पे, लोकसभा, राज्यसभा से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तीनों में से यदि एक भी जगह नहीं होगा तो कानून नहीं बनता। वो कानून बन गया था, लेकिन उस पर अमल अब नोटिफिकेशन जारी होगा, ये अमल हो गया है। और इस तरीके से अब भारत में उन लोगों को भी शरण दी जाएगी जो अखंड भारत में इसी संस्कृति का हिस्सा थे और आज़ादी के समय चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू हो, पंडित नेहरू, चाहे सरदार पटेल या जो भी लोग, उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, तब बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इनमें रह रहे लोगों से वादा किया था कि यदि कभी उनको भविष्य में लगा कि वो उनके धार्मिक या जो भी अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं तो भारत उनको शरण देगा। और उसके बाद उनको शरण देने की बात। लेकिन सवाल ये है कि इस भारत में जो भारत के नागरिक हैं, किसी भी भारत के नागरिक की, चाहे किसी भी धर्म का है, उस पर कोई आंच नहीं है उसकी नागरिकता पर। तो सवाल यह है कि आखिर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन विरोध क्यों करें? और जो अवैध तरीके से अपराधी किस्म के लोग रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाए क्यों रहते हैं? ये बात भारत में लोगों के मन में सवाल, चाहे कांग्रेस को, कांग्रेस आग बबूला है, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां आप कह सकते हैं, और ओबीसी टाइप लोग तो हैं ही, आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? और एक थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो तो अदालत में ही चली गई है। अब सवाल ये है कि एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि इस कानून में साफ तौर पर यह कहा गया है कि 3 मुस्लिम देश, यानी उसने मुस्लिम शब्द उसने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, इन धर्मों के लोग यदि वे वहाँ पे पीड़ित हैं या किसी तरीके से भारत में शरण लेना चाहते हैं, और वो भी डेट है, कट ऑफ डेट है, वो है 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि भारत आ गए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अब सवाल है, इसमें भारत के चाहे मुस्लिम संगठन बहुत विरोध कर रहे हैं, आखिर इनका कहाँ पर गया है कि इनकी नागरिकता जाने वाली? अब वो ये कह रहे हैं, इनका दलील रहते कि यहाँ पे धर्म का क्यों छोड़ दिया गया इस्लाम। सवाल है कि 3 जो राष्ट्र हैं, ये जो देश हैं, वो मुस्लिम हैं। यदि मुस्लिम देश में वो पीड़ित हो जाते हैं तो सवाल है कि और मुस्लिम देश है वहाँ से चले जाएं, फिर 51 देश है, वो भारत में ही क्यों आना चाहेंगे? अब प्रश्न यह है कि आखिर इस देश के मुसलमानों को जो संगठन है उनको इससे दिक्कत क्या है? इस कानून से शाहीन बाग में क्यों बैठे थे? ये ठीक है कि असम के लोगों की एक चिंता है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं, पहले ही वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ भरे पड़े हैं, तो उनकी संस्कृति उसमें कमजोर हो जाएगी, यानी वे अल्पसंख्यक हो जाने का डर होगा। लेकिन वहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में ये कानून लागू होने की बात है, तो इसलिए असम के लोगों का तो भय कुछ जायज लगता है। तो भारत सरकार को इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए
उन लोगों को जिनको नागरिकता दी जानी है उनको दूसरे देश जगह स्थापित करने की या सोचा जाना चाहिए कि उनको कहाँ बसाया जाए ताकि पूरा बोझ असम पे न पड़े। लेकिन सवाल है कि असम के लोगों की चिंता अपनी जगह है, जायज़ भी मानी जा सकती है, लेकिन वेस्ट के जो मुस्लिम है उनको आखिर काहे का उनको भय है। एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जा रही है तो आखिर वे उन लोगों के लिए चिंतित क्यों हैं जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिम यहाँ आना चाहेंगे। आखिर वो यहीं क्यों आना चाहेंगे। मैंने पहले भी कहा कि 55-56 देशों की बात होती है इस्लाम के, वो वहाँ क्यों नहीं जाना चाहेंगे। तो ये देश में आखिर ये कौन लोग हैं ताकतें जो इनको भड़का रहे हैं। आखिर लेफ्ट फ्रंट के लोग इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाते हैं। आखिर कहीं ये कारण नहीं कि इसी वजह से लेफ्ट के लोग हाशिए पे जा रहे हैं, कांग्रेस भी हाशिए पे जा रही है। लेकिन अभी बात करते हैं कि आखिर भाजपा ने इसी टाइम पर ये क्यों किया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीतने का एक लक्ष्य उन्होंने तय किया है और 2014 की तुलना में उनके 2019 में सीटें बढ़ी ही थी। अब उनका 400 का लक्ष्य है। तो लगता है कि इस तरीके का यदि विरोध होगा, ध्रुवीकरण होगा तो ये लक्ष्य जो है उसके निकट भारतीय जनता पार्टी जाती है। और इसमें क्या होगा कि जो दूसरे मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए थी वो डिबेट दब जाएगी और इसमें फिर धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। और ये चीज़ें न कांग्रेस समझ रही है, न लेफ्ट फ्रंट समझ रही है, न तृणमूल कांग्रेस समझ रही है, न समाजवादी पार्टी समझ रही है, न जो और बड़ी पार्टियां समझ रही है। लेकिन कुछ सवालों के तो जवाब देने ही होंगे ना कि रोहिंग्यों के लिए, आखिर रोहिंग्यों के लिए पलक पहाड़े बिछाने वाली पार्टियां उन असहाय, उन हिंदुओं के लिए, उन ईसाइयों के लिए, उन बौद्धों के लिए, उन जैनों के लिए, उन पारसियों के लिए, उन ईसाइयों के लिए क्यों चुप है, खामोश है, जो लंबे समय से भारत में नागरिकता की मांग कर रहे हैं और वो अखंड भारत का हिस्सा थे। भारत का डिवीजन उन्होंने नहीं किया था। जो परिस्थितियां होंगी और वो वहां रह गए और उन पर अत्याचार हुए तो वो यहाँ आ गए और अत्याचार नहीं हुए ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो जोगिंदर मंडल थे, जोगिंदर नाथ मंडल जिना के खास, वो तो पाकिस्तान के संविधान कमेटी में थे, निर्माण कमेटी में थे, वहाँ के कानून मंत्री थे और आखिर वे अंततः भारत में क्यों लौट आए थे और बाद में कुत्ते की तरह उनकी मौत हो गई थी। जैसे कुत्ता अकेले में मर जाता है वैसे वो भी मर गया था। आखिर ऐसी दुर्दशा उन लोगों की हुई जो बड़े बड़े बड़चोले थे, बड़बोले, पाकिस्तान बना के और यहाँ वो इस तरीके से गुमनामी में मर गए। जब एक मंत्री पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। आखिर ये लोग, एक और बात होती है कि यदि ये मुस्लिम संगठन या मुस्लिम नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो आखिर वे जब पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, वहाँ की लड़कियों को उठाया जाता है तो ये खामोश क्यों रहते हैं। यदि ये विरोध कर रहे हैं, इनको नागरिकता दी जाए तो फिर ये वहाँ पे दबाव क्यों नहीं डालते। क्योंकि जब ये फिलिस्तीन के पक्ष में बोल सकते हैं तो आखिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, सिखों, बौद्धों के लिए क्यों नहीं बोलते। आखिर इनका दोगला चरित्र कब तक ऐसा होता रहेगा। आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे हैं कि भारत अब बदल रहा है। बदलते भारत की तस्वीर को न कांग्रेस देख रही है, न लेफ्ट के लोग देख रहे हैं, न ये जो अन्य कथित सेकुलर पार्टियां वो क्यों नहीं देख रही हैं। आखिर मुस्लिम संगठन क्यों नहीं देख रहे। इसे तो इसका जवाब तो देना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ आपके सामने, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।